हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और उनका एक जो पॉलिटिक्स चल रही है, जियो पॉलिटिक्स पूरे वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी हमारा जियो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेशर आ रहा है अमेरिका की साइड से। हमारे पास में जो बांग्लादेश है उसमें रिजिम चेंज हुई है, श्रीलंका का हो चुका है ये केस ऑलरेडी, और जो हमारे मोहम्मद मिर्जू साहब है जो मालदीव्स के करता धरता है, वो भी अब नाक रगड़ रहे हैं इंडिया के सामने। वहां पे भी चाइना रिजिम, अपनी चाइनीज रिजिम एस्टेब्लिश करने वाला था, श्रीलंका में कर चुका था। तो हो कि ये रहा है दोस्तों कि अमेरिका अब डिप्लोमेसी के कारण एक कुत्ता छोड़ रखा अपना, डोनाल्ड लूग नाम से। वो क्या करता है कि रिजिम चेंज करवाने में मास्टरी है उस बंदे की। बांग्लादेश में उसने जिस तरह से रिजिम चेंज करवाया, अब वो आया हुआ है इंडिया, श्रीलंका भी जाएगा और बांग्लादेश भी उसकी विजिट है। बांग्लादेश पहुंचने के बाद दोस्तों ये सीधा बांग्लादेश में जाके अपना प्लान बताएगा कि अब कैसे ये लोग को आगे बढ़ना है। शेख हसीना ने कहा था यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड ये लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा पार्ट लेंगे म्यांमार से, थोड़ा लेंगे बांग्लादेश से और थोड़ा ये लोग का नजर है हमारी धरती पे। तो दोस्तों, डोनाल्ड लू अब जाके अपना प्लान बताएगा और सीधा बात करेगा मुझे से, बता कितने पैसे चाहिए, वहां पे अब फंडिंग होगी, आप लिख के मेरी बात ले लीजिए। अमेरिका अब पैसे देने वाला है बांग्लादेश को बहुत जल्द। दोस्तों, रशिया ने एक प्रेशर बिल्डअप किया $630 मिलियन का बिल देके बांग्लादेश को कि भाई ये इंटरेस्ट बनता है, 15 तारीख तक हमें दे दो। दूसरी अदानी ग्रुप ने भी, अदानी पावर ने भी भाई $800 मिलियन का बिल थमा दिया कि हमारे $800 मिलियन आप पे ऑफ कीजिए, हम ताकि बिजली आपको कंटिन्यूसली दे सके। अभी आपकी जान खातिर बता दूं, आधा बांग्लादेश अंधेरे में डूब चुका है। वहां पे बिजली कटौती कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 घंटे बिजली काट रही है ताकि वो लोग बिजली बचा के रख सके लॉन्गर टर्म के लिए, कि कल को अगर इंडिया रोक देता है बिजली तो बांग्लादेश कुछ दिन के लिए सस्टेन कर ले। इसलिए बिजली बहुत अभी जा रही है बांग्लादेश में। अब दोस्तों बात करते हैं, मोदी जी देख रहे हैं कि अमेरिका अपना गेम खेल रहा है जिस तरह से, और इंडिया के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो दूसरे पार्टीज के हैं इंडिया के अंदर, उनको यूएस बुला रहे हैं, क्योंकि वो बोलता है ना, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए हैं। हमारे इतिहास देख लीजिए आप, बहुत सटीक बात है ये। आपने देखा होगा राहुल गांधी जिस तरह से जाके देश के बाहर जाके देश के बारे में ऐसा बोल के अमेरिका में आए, तो आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड लू जब मिला है उससे, तब डोनाल्ड लू से पूछा गया तो ये बता रहा कि ये रेगुलर डिप्लोमेसी है, एक जेस्चर है बस, कि इंडिया के देश का एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला। भाई अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिल ले अगर नरेंद्र मोदी जी अभी जब यूएस जा रहे हैं, तब कैसा लगेगा तुम लोग को मिर्ची लग जानी है। अब दोस्तों होता ये है कि राहुल गांधी के साथ साथ जो और ऑपोजिशन के नेता गए हुए हैं यूएस में, जो गए हुए थे, उनसे भी मुलाकात किसी न किसी की तो हुई है। इल्हान उमर के साथ आप मिलके आए हो, आपकी फोटो आई है। बांग्लादेश का एक बंदर सा दिखने वाला एक पत्रकार जो कि सीआईए के पेरोल में है, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन में दोस्तों ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, काम करता है, और ये बंदा हमेशा एंटी इंडिया क्वेश्चंस पूछने में माहिर है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में हो, यूनाइटेड स्टेट्स को हो। ये बीएनपी पार्टी से इसके लिंक है दोस्तों। ये बीएनपी पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो एंटी इंडिया स्टैंड रखती है, उस पार्टी का मेंबर है। उसको फंडिंग करके सीआईए ने वहां पे बैठाया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे तरफ से, फिर मोदी जी ने क्या किया। आपको पता हो, जो मोदी जी की यूएनजी काउंसिल में जो भाषण था, मोदी जी ने कैंसिल कर दिया। मोदी जी की जगह अब एस जयशंकर साहब जाएंगे भाषण देने के लिए। दूसरी बात यह है कि अजीत डोभाल साहब पहुंच चुके हैं रशिया। ये जैसे ही स्टेप हुआ, जैसे ही अजीत डोभाल साहब रशिया गए, वैसे ही अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया में खलबली मच गई। उनकी जो इंटरनल जो मिनिस्टर्स हैं उन पक्का आग लग गई होगी, क्योंकि अजीत डोभाल साहब जो एनएसए के लिए, सारे एनएसए ग्रुप की मीटिंग थी वहां पे ब्रिक्स कंट्रीज की, तो पुतिन साहब ने सबको मिले, सबसे मिले, उसके बाद में एक 1-on-1 अजीत डोभाल साहब के साथ में मीटिंग की, और ये वीडियो क्रेमलिन से रिलीज होता है जहां पे वो कहते हुए दिखते हैं अजीत डोभाल साहब की, मैं यूक्रेन विजिट में क्या क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा है कि आपको ब्रीफिंग देने के लिए, तो मैं आपके पास आया हुआ हूँ। तब दूसरी चाल खेलते हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने
इंटरेस्टिंगली यही कहा दूसरे शब्द में कि मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी जी को राह देख रहा हूं कि वो कब आए ब्रिक्स समिट में और हम लोग कब मिले। और मैं आग्रह करता हूं उनसे कि हम लोग ब्रिक्स समिट के बाद मतलब एक अलग पर्सनल मीटिंग भी करेंगे नरेंद्र मोदी जी के साथ। बहुत कुछ हो रहा है खित्ते में तो उसकी चर्चा करनी है और बहुत कुछ स्ट्रेटेजिकली इंडिया रशिया रिलेशंस पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों रशिया के पुतिन ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला, पूरे वर्ल्ड मीडिया जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो एंटी इंडिया स्टैंड रखती है उनमें खलबली मच गई। अजीत डोभाल जी ने यही नहीं किया, अजीत डोभाल जी ने चाइना के जो एनएसए है उनके साथ भी मुलाकात की पैरेलली। तो अब वेस्ट घबराया हुआ दोस्तों। वेस्ट क्या सबसे अगर अभी कोई सबसे बड़ा चैलेंज है वेस्ट के लिए तो वो है ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स कंट्री से वेस्ट इसलिए इतना घबराता है क्योंकि ब्रिक्स कंट्री में बड़े बड़े 5 मुल्क है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका। अभी ब्रिक्स कंट्री के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ऐड ऑन हो चुके हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया और बहुत सारी ऐसी कंट्री है। अभी 60 से 70 कंट्री इंटरेस्ट जताया हुआ है कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स से क्यों डरते हैं दोस्तों आपको पता है? ब्रिक्स और इस बार मुझे जो लगता है, ये पर्सनल मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है कि इस बार पुतिन वेट और नहीं करेगा, वो एक पैरेलल इकोनॉमी ब्रिक्स की एक अलग करेंसी लॉन्च करने वाला है जिससे जितने भी कंट्रीज अब होंगे वो सब आपसी इंटरचेंज करेंगे यही करेंसी में। डॉलर के ऊपर आपको बैठ के राह नहीं देखनी पड़ेगी, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है मुद्दा। अब जैसे ही डी डॉलराइजेशन होगी दोस्तों, आप मान के चलिए कि अमेरिका का बंबू होना लगभग तय है। क्यों? सऊदी अरेबिया में 1974 में जब तेल निकला था तब वहां पे करार हुआ था अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, ऑयल कंट्रीज, ऑयल रिच कंट्रीज, उनके साथ कि आप लोग जो भी ऑयल का ट्रेड करेंगे वो होगा डॉलर में। तो डॉलर स्ट्रांग होते गया इतने सालों में और 50 साल का ये करार था। 50 साल का करार जैसे ही खत्म होता है, अभी अमेरिका नाक रगड़ रहा, सऊदी अरेबिया को बता रहा है कि भाई तू अब जल्दी से साइन कर ले डॉलर पे। सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा, सऊदी अरेबिया ने भी मना करके रखा। अब दोस्तों जैसे ही इस बार ब्रिक्स में समिट में मुझे लगता है लॉन्च करेगी ब्रिक्स अपनी करेंसी, तो सब अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे। और अमेरिका जो ये हर बार धमकी देता है ना कि सैंक्शन लगा दिया उस कंट्री पे उस कंट्री पे, आप देखिए जो जो देश सस्ते में तेल बेचता है उसको ऊपर बैन लगा दिया। ईरान हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो रशिया हो, ठीक है। इराक में भी कैसे कब्जा किया पता है आपको ऑयल पे? आईएसआईएस जब छोड़ा था अमेरिका ने तब तुर्की के माध्यम से ऑयल वहां से तुर्की ब्लैक में करता था, वो एर्दोगान का लड़का ब्लैक में लेता था और अमेरिकन हथियार पहुंचाता था। और ये सबको पता है, ये आरोप भी बहुत बार एर्दोगान के ऊपर लग चुके हैं। तो अमेरिका ऐसे कब्जा करके बैठा है इराक का ऑयल फ्लैग। अब दोस्तों अमेरिका कहता है कि आप बस मेरे यहीं से, वो मैं मुखिया हूं, आप मेरे वहीं से ऑयल लीजिए, मेरे जो फ्रेंडली नेशन है आप उससे तेल लीजिए। तो सऊदी अरेबिया समझ चुका था कि पेट्रोल डॉलर में ट्रेड करने का ये जो करार था, इसलिए अमेरिका उसको बहुत देर तक ट्विस्ट कर सकता था मिडिल ईस्ट कंट्री को। लेकिन अब रशिया ने कहा है कि भाई आप ब्रिक्स कंट्री में आइए, ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी, हम लोग अपने ट्रेडिंग करेंगे अपने करेंसी से, किसी के सैंक्शन की हमें जरूरत नहीं है और बिंदास डॉलर से करेंगे। दोस्तों 50% तुरंत अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में खत्म हो जाएगा जैसे ही ये चालू हो जाएगा। अब 60 से 70 अभी हाल ही में बैठे हुए हैं ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए, कंट्रीज का इंटरेस्ट शो ऑफ हुआ है। अगर ब्रिक्स की ये मीटिंग जो अक्टूबर 21 तारीख को शायद है, ये हो जाती है सक्सेसफुल इस बार, जो होनी है किसी का बाप नहीं रोक सकता, तो वो हो गया। तो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ये सब नाटो फाटो सबका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा क्योंकि इस बार ब्रिक्स बहुत बड़े पैक्ट्स बनाने वाला है, बहुत सारी घोषणा करने वाला है। ब्रिक्स से इसलिए अब वेस्टर्न कंट्री दबा हुआ है और अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका को कि कर रहा क्या है, कैसे आगे बढ़े। इंडिया को चाबी बढ़ रहा है तो ये तो चला गया भाई रशिया। अजीत डोभाल मोदी जी ने जो अपना हनुमान जी को छोड़ा, अजीत डोभाल जी को, ये बहुत जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। वहीं एस जयशंकर साहब बैठे हैं जर्मनी में, वहां पे उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया क्यों ब्रिक्स ज्वाइन करता है, क्यों किया इंडिया ने ब्रिक्स ज्वाइन, नाटो भी कर सकता था, हमारे साथ आ सकता था। तो एस जयशंकर साहब ने एक लाइन में जो जवाब दिया वो सुन के वेस्टर्न मीडिया के भी कान खड़े हो गए होंगे।
वेस्टर्न कंट्रीज के। उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई जब G7 का दरवाजा इंडिया के लिए आप लोगों ने बंद करके रखा था तो हमें तो कोई ये चालू करनी थी अपनी कोई समिट, तो उन्होंने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया, ब्रिक्स बनाई। ब्रिक्स बनाने में फाउंडिंग कंट्रीज में इंडिया था। तुम लोग यूनाइटेड नेशंस करते रहते हो ना, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस, 5 वीटो पावर देश है वहां पे। अभी आप लोग, अमेरिका ने पेशकश की अफ्रीका को, भाई इंडिया को नहीं करोगे तो नहीं, तेल लेने गया यूनाइटेड नेशंस, वही पुराना मोहनजोदारो के टाइम की वही तुम लोग चला रहे हो। अमेरिका सबको पता है यूनाइटेड नेशंस अमेरिका ही चलाता। अब 5 देश ही तो भाई नहीं रह सकेंगे ना पावरफुल। आप लोग वीटो उस टाइम के उस हालत में दिए थे, अभी पूरी सब कुछ चेंज हो चुका है। इस मॉडर्न एरा में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। वो 5 देशों में भी जितनी 2-3 देश तो हमारे नीचे आ गए। इंडिया टॉप 3 कंट्री बनने वाला है इकोनॉमी में, और अमेरिका बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहा है कि इंडिया के अंदर रेजिम चेंज करने की। एक राहुल गांधी भी गए थे, यही सेम काम किया था बांग्लादेश में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलके डोनाल्ड लू ने रिजिम चेंज करवाया था। हमारे यहाँ कोशिश करेंगे, उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बार जो है ना, ये इस बार फाइनली इनका फाइनल नेल ऑन द कॉफिन होगा, आप लिख के रख लीजिए। इनका भविष्य खत्म होगा इंडिया की पॉलिटिक्स से। ये लोग जो रिजिम चेंज करने की, इंडिया क्यों नहीं हो सकता रिजिम चेंज, इसके मल्टीपल रीजंस है, और यहाँ पे किसी का बाप नहीं कर सकता। बड़े बड़े तुर्रम खान आए थे यहाँ पे, कुछ नहीं उखाड़ के जा पाए। इंडिया में आज दिक्कत ये है ना कि हमारे अंदर के लोग एक्सेस देते हैं ऐसे बाहरी दुश्मनों को पैसे खा के। जितने भी एनजीओ थे, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया था 2018-19 के बाद में? 13,000 जैसे ही एनजीओ पे बैंड लगाना चालू किया, उनसे हिसाब मांगा गया। 13,000 ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने अपना लाइसेंस सामने से खुद कैंसिल करवाया, किया नहीं, करवाया खुद से कि भाई ये लो मेरा लाइसेंस, हम लोग एनजीओ बंद करके चलते हैं। क्योंकि इलीगली जो फंडिंग होती थी ना दोस्तों, ये सब ऐसे ही रूट से, और सब पॉलिटिकल पार्टीज को कनेक्टेड थी, पॉलिटिकल लोगों को। तो अभी बहुत जबरदस्त गेम होने वाला है। ब्रिक्स की हम लोग बात करेंगे दोस्तों डिटेल में कि ब्रिक्स में क्या क्या समझौता हो सकता है, और गेम कैसे यहाँ से रशिया, चाइना और इंडिया खेल रहा है। अब इसमें साउथ अफ्रीका भी आएगा और ब्राजील भी आएगा। ब्राजील को, मतलब अमेरिका को लगता है ब्राजील पपेट था, लेकिन ब्राजील में जो है उसने बैंड करके रखा एक्स को। अभी इलेक्शन होने से पहले नरेंद्र मोदी जी अब क्यों जा रहे हैं अमेरिका, इसकी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है वो वीडियो। अमेरिका चाहता है 31 अक्टूबर से पहले जितनी भी पेंडिंग डील्स थी इंडिया के साथ में वो पूरी हो जाए, क्योंकि वहां पे होने वाले हैं इलेक्शन, ये सबको पता। मोदी जी अब जा रहे हैं, अब थोड़ा उनको भी चाबी अमेरिका को देने के लिए अब डायरेक्ट मधुमक्खी के हाथ में, छत्ते में हाथ डालने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। और वही अक्टूबर में यहाँ पे ब्रिक्स की बड़ी समिट होने वाली है, बहुत सारी घोषणाएं होंगी। तो अब बैटिंग करने का टाइम नरेंद्र मोदी जी का है। तो आइए दोस्तों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपको कैसा लगा, आपका क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट करके बताइए। हम लोग डिटेल्ड में एक एक सब्जेक्ट लेके बात करेंगे कि ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स में क्या क्या होने वाला है। अमेरिका क्यों जा रहा है मोदी जी, तो अमेरिका राहुल गांधी जी गए थे तो क्यों गए थे, ये सारी वीडियो जो भी बनाएंगे हम लोग डिटेल में एक एक स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।